शरद कुमार मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से। शरद, विधानसभा चुनाव में हार होना कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार माना जा रहा था, वो स्टेट उन्होंने गंवा दिया, लेकिन लोकसभा में ही ऐसा परफॉर्मेंस रिपीट ना हो उसके लिए क्या तैयारियां हैं वहां पर, और कितने फेजेस में ये माना जाए कि राजस्थान में चुनाव होगा? देखिए नेहा, पूरे उत्तर भारत में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हलक में जान अटकी हुई है। आप देखेंगे तो सारे राज्यों में करीब करीब सीटें घोषित हो गई है। राजस्थान में तो डाल डाल में पात पात का खेल खेल रही है बीजेपी और कांग्रेस। अब कहा जा रहा है कि 18 के आसपास दोनों ही पार्टियों की सीईसी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे जिन विधानसभा चुनाव में आप हार के जिक्र कर रही थी, अपेक्षाकृत बुरी हार नहीं हुई कांग्रेस की जितना दोनों राज्यों में हुई बाकी के। इसलिए यहाँ पर जो माहौल है, बीजेपी भी अपना पत्ता पूरा नहीं खोल रही है और कांग्रेस भी। अशोक गहलोत नेपथ्य में है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हमला बीजेपी किया करती थी, ये एक एडवांटेज है। जाति का चुनाव होता है तो कांग्रेस को फायदा है, जाट गुजर मीणा समुदाय को लेकर। राम मंदिर या धर्म का चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को ज्यादा फायदा है। तो ये आप देखेंगे गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक तो राजस्थान की सीटें अभी अटकी हुई है। इसलिए पिछली बार तो 25 की 25 गठबंधन में आ गई थी, इस बार गठबंधन के साथी भी चले गए हैं। तो बाकी लोग मान रहे हैं कि हर सर्वे में दिखाई दे रहा है बीजेपी आगे, लेकिन जमीन पर जिस तरह से जितने सर्वे में दिखाई दे रही थी विधानसभा में बीजेपी आगे, उतना सीटें आई नहीं, 115 पर अटक गई थी। इसीलिए राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए ये बहुत शांत प्रदेश है, राजनीतिक रूप से बहुत चतुर है, मगर शांति बनाए रखते हैं, इसलिए एक फेज में चुनाव हो जाता है। और पिछली बार 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, तो बहुत समय भी है, 30 मई तक पूरी प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो अगर 10 अप्रैल से भी शुरू होता है तो अगर 2 फेज में भी कराया जाता है तो इतना समय है कि अगर इधर 10 मार्च से अगर 16 मार्च तक गया है तो उधर भी 8 दिन का समय ज्यादा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि समय की कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में पटना आपको लिए चलेंगे। रोहित, आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से, हो सकता है नाम के हिसाब से, लेकिन इस बीच अभी तक जो बिहार में गठबंधन है आरजेडी और तमाम अन्य पार्टियों का, उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही खींचतान मची हुई है। अब कल डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला कब तक आ पाएगा और कब तक उनकी ये गुत्थी सुलझेगी? जी बिल्कुल, देखिए अब 24 घंटे लगभग का वक्त बचा हुआ है जब तारीखों का ऐलान होने वाला है कल लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी मामला फंसा हुआ है और महागठबंधन में भी जो है मामला फंसा हुआ है। एनडीए में हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच की तकरार की वजह से जो है मामला लटका हुआ था। हालांकि चिराग पासवान का चैप्टर जो है वो लगता है कि अब बंद हो चुका है, उनकी सीट जो है फाइनल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, समझौते की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि 1-2 और जो है पशुपति पारस की नाराजगी जो है उसके कारण भी जो है मामला अटका हुआ है। और एक छोटे मोटे दल और है, जैसे मुकेश सहनी वीआईपी, क्या वो भी आ सकते हैं एनडीए में, उसकी भी कोशिश की जा रही है। यानी कि थोड़े बहुत जो फाइनल फिनिशिंग टचेस हैं वो एनडीए में अभी भी बचे हुए हैं, इसकी वजह से घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने तो एक तरीके से कह दिया है, साफ ऐलान किया है कि 30 सीटों पर पार्टी लड़ने जा रही है आरजेडी, और 7 ही सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएंगी और 3 सीट लेफ्ट को दी जाएंगी। अब ऐसे में यहाँ भी मामला अटका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 10 सीटों की मांग कर रही है। तब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा आखिर किस तरीके से सुलझाया जाता है। लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव की तारीखों की बात है, पिछले बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे लोकसभा के, और सातों ही चरण में बिहार में भी जो है मतदान हुआ था। तो यानी कि इस बार ही माना जा रहा है कि जितने भी चरण में चुनाव होंगे देश में, बिहार में भी उतने ही चरणों में जो है वो चुनाव होगा। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले बार नीतीश कुमार 2019 में साथ थे बीजेपी के साथ, हालांकि 17 महीने के लिए वो गायब हो गए थे, जिस वक्त बीजेपी की धड़कनें मुझे लगता है बढ़ गई होंगी। लेकिन अब नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने के बाद बीजेपी को अब थोड़ा सा जो है वो हौसला बढ़ा है और अब वो दावा कर रही है कि एनडीए जो है बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगी। हालांकि अभी जो है उनके पास 39 सीटें हैं एनडीए के पास। ठीक है, रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी सीधे भोपाल से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, 29 सीटें हैं एमपी में, और ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट अब लोकसभा चुनाव के लिए दिया जा रहा है, उन्हें दोबारा नहीं बनाया गया एमपी का सीएम,
ये किस लिहाज से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? वो कितनी सीटों पर असर रखते हैं और उनके साथ जो वोट बैंक और साथ ही जो समर्थन जुड़ा हुआ है वो कहां तक एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर काम करेगा? देखिए, ये मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं नेहा, तो ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे बेहतर माना जाता है। और जब लोकसभा चुनाव की बात आती है या विधानसभा चुनाव की बात आती है तो कहा यही जाता है कि एमपी में चेहरा नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है। और भाजपा ने इसे बार बार पिछले चुनावों से लेकर के अभी हालिया चुनाव हुए हैं उसमें साबित किया है। लोकसभा चुनाव की भी जब हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को भले ही मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के एक बड़ी ओबीसी आबादी को साधा गया है। शिवराज सिंह चौहान के साथ जरूर इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा जनसमर्थन तो है ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक 16.5 सालों का समय था वो काफी ज्यादा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे एक विकल्प जरूर तलाशना था, क्योंकि यहाँ पे बाद में शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन होगा ये सवाल ना खड़ा हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बिहार यूपी को यादव वोट बैंक साधने के साथ साथ एमपी की ओबीसी आबादी को साधने के लिए यादव मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जहां तक बात करें 29 की 29 लोकसभा सीटों की, तो देखिए 29 लोकसभा सीटों में से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। 9 बार के सांसद कमलनाथ संगठन यहाँ पर बेहद मजबूत भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, 48 सीटें हैं यहाँ पर और ऐसे में एनसीपी गुट, जिसमें अब शरद पवार का चेहरा नहीं यूज करने का डायरेक्टिव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन एनसीपी का तो अस्तित्व ही शरद पवार से है, उनका ही चेहरा काम करता है। ऐसे में अब क्या विकल्प बचा है अजीत पवार के पास? जी बिल्कुल, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र से, जो कि यूपी के बाद दूसरे नंबर का राज्य है, जहां से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी चाहती है यहां से जीते। लेकिन एनसीपी की आप बात कर रही हो, आप एनसीपी के बारे में अगर बताया जाए तो शरद पवार का चेहरा यूज नहीं करने के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसके बाद अब अजीत पवार गुट की तरफ से भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन सामने आया है कि उन्होंने पहले से ही उनका फोटो इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हालांकि पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सौंप दिया है, तो उसी को लेकर वो चुनाव में सामने जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि रूलिंग अलायंस हो या चाहे विपक्षी गठबंधन हो, दोनों तरफ से सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है और साफ तौर पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी ये अब तक तय नहीं हो पाया है। अब देखना ये जरूरी है कि अब इलेक्शन कमीशन कल 3 बजे जब सही मायने में इलेक्शंस की घोषणा करेगा, कौन से राज्य का कौन से स्टेट कौन से फेज में इलेक्शन लड़ने वाला है, ये जब सामने आएगा, ये जब स्पष्ट होगा, तब जाकर क्या ये पार्टियां सीटों के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्टता लाती है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। सतेंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सतेंद्र, 3 राज्यों पर चर्चा कर लेते हैं आपसे, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब जहां पर 13 सीटें हैं, हरियाणा जहां पर 10 सीटें हैं और चंडीगढ़ जहां पर 1 सीट है। अब सबसे पहले मैं आपसे पंजाब पर जवाब चाहूंगी। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर लहर विधानसभा चुनाव में देखी जाती है, क्या वही लहर इस लोकसभा चुनाव में भी कायम रहेगी? दूसरा सवाल ये, हरियाणा को लेकर वहां पर सीएम खट्टर को हटा दिया गया, अब क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, संजय राउत इस वक्त बोल रहे, सीधे आपको वही ले चलेंगे। घेऊन संपूर्ण निवडणूक हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करू नये, या देशामध्ये लोकशाही टिकावी यासाठी गेल्या 100 वर्षामध्ये अनेकांनी बलिदानं दिलेली आहेत, संघर्ष केलेले आहेत, याचं भान मोदी सरकारने ठेवावं। निवडणुका कधी होऊ द्या, इंडिया आघाडी देशभरात आणि महाराष्ट्रात महाविकास